चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के एमपीजी पीजी कॉलेज के सभागार में G20 एक अवसर या चुनौती भारत के संदर्भ में विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया और इस दौरान उन्होंने संगोष्ठी के सफलता उद्देश्यपूर्ण पर प्रकाशित स्मारिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत G20 की अध्यक्षता की और यह देश के लिए गौरव की बात है। G20 की अध्यक्षता करने का देश को मौका मिला। उन्होंने कहा कि भारत का मान और सम्मान विश्व में परचम लहराने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि भारत का G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। बता दें कि 60 शहरों में हुई 200 से अधिक बैठक G20 के कार्यक्रमों को लेकर लोगों की एक अभूतपूर्व भागीदारी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के नतीजे परिवर्तनकारी थे और ये आने वाले दशकों में विश्व व्यवस्था को नए सिरे से आकार देने में अपना योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि G20 के सदस्य देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने इसकी व्यापक तौर पर सराहना की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में G20 अध्यक्षता अमृत काल की शुरुआत है, जिसके द्वारा भारत में एक भविष्यवादी, समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज का निर्माण होगा। सबसे पहले इस आयोजन के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ये हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि G20 की अध्यक्षता करने का सौभाग्य भारत को प्राप्त हुआ। इस बात का प्रतीक है कि आज विश्व के पटल पर भारत के नाम को ऊंचा करने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी की मॉल रोड में प्रतिबंधित समय के दौरान रिक्शा पर सवारी कर मॉडल रोड पर नियमों के पालन करने का संदेश दिया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। लाइब्रेरी चौक से अपना काफिला छोड़ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पिक्चर पैलेस तक रिक्शा की सवारी कर लोगों से नियमों के पालन का संदेश दिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पर्यटकों से भी उनका हालचाल जाना। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी से मॉल रोड में नियमों का पालन करने की भी अपील की। संदेश दे रहे हैं कि वो देखिए 5 बजे के बाद नो एंट्री जोन और मैं LBS से एक कार्यक्रम से वापस लौट रहा हूँ। मैंने पिक्चर पैलेस जाना है और इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को वहाँ से भेज दिया और मैं रिक्शे से चल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम लोगों को क्या मैसेज देंगे। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि मसूरी की जो माल रोड है ये सुंदर होनी चाहिए, जो कि टूरिस्ट यहाँ पर आए तो एक संदेश लेकर जाए। यहाँ पे गाड़ियाँ का आवाजाही कम होना चाहिए। अगर आप जाकर देखें, शिमला की अगर माल रोड देखें, नैनीताल की अगर माल रोड देखें, अगर वहाँ ये हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं रिक्शे से पिक्चर पैलेस जा रहा हूँ और मेरी सबसे अपील है, और विशेषकर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि मुझे देखने में आता है कोई MLA बन जाता है, MP बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है या पार्षद बन जाता है, वो नियम तोड़ने को अपनी सोचता है मेरी ताकत है। तो ये एक अच्छा उदाहरण नहीं है, इसलिए सबको इसका अनुपालन करना चाहिए, कानून का अनुपालन। इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। बड़ी खबर पर अब आपको बता दें कि अवैध निर्माणों पर अब चलेगा VC बंशीधर का पीला पंजा। MDDA को अब किराए पर नहीं लेनी पड़ेगी JCB। प्राधिकरण ने 37 लाख की लागत से खरीदी नई JCB मशीन। MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने नारियल तोड़कर किया शुभारंभ। 15 साल बाद खरीदी गई नई JCB मशीन। प्राधिकरण की ओर से अब तक 5000 बीघा से ज्यादा अवैध प्लॉटिंग पर की गई कार्रवाई। प्राधिकरण को भारी भरकम किराए पर ध्वस्तीकरण के लिए लेनी पड़ती थी JCB। विगत दिनों MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने दिए थे निर्देश, प्राधिकरण हित में स्वयं की खरीदी जाए JCB। प्राधिकरण अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर नकेल कसने के लिए प्रतिबंध। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के अभियंताओं को सख्त निर्देश और सेक्टर वार अवैध निर्माणों इत्यादि पर की जाए ठोस कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राधा कृष्ण मंदिर में डांडिया नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग किया है, जिसमें कई ग्रुपों में ने जो है डांडिया किया है और प्रतियोगिता का आयोजन रेणु अग्रवाल और पुष्पा पडियार ने किया। डांडिया प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका बीना अग्रवाल, अर्चना सिंघल और मनीषा अग्रवाल ने निभाई है। इस मौके पर एक से बढ़कर एक डांडिया की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर रेणु अग्रवाल ने कहा कि इसका उद्देश्य महिलाओं को मंच प्रदान करना है ताकि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। बीना अग्रवाल ने कहा कि डांडिया कार्यक्रम ग्रुप बनाया गया जिसमें सभी को शामिल किया गया है, जिसमें 13 ग्रुप थे। पहली बार मसूरी में इस तरह का आयोजन किया गया है, जिसमें पहली बार गढ़वाली गीतों पर भी डांडिया किया गया है, जिसमें वरिष्ठ महिलाओं ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल की बैठक। तो आगामी त्योहारी सीजन को लेकर एसएसपी अलर्ट। दीपावली पर्व के लिए हरिद्वार पुलिस तैयार। एसएसपी ने दीपावली की तैयारियों को परखा। लंबित विवेचनाओं, प्रार्थना पत्रों, जघन्य अपराधों की गहनता से समीक्षा की गई है और एक वर्ष से जो है अधिक समय से लंबित विवेचनाओं पर चर्चा की गई। पुलिसकर्मियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। आम जनता को ना हो कोई असुविधा, ये एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल की तरफ से कहा गया है। ट्रैफिक प्लान को सख्ती से लागू करने के यहां निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल की बैठक। आगामी त्योहारी सीजन को लेकर एसएसपी अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं। दीपावली पर्व के लिए हरिद्वार पुलिस बिल्कुल तैयार दिखाई दे रही है। एसएसपी ने दीपावली की तैयारियों को परखा है। लंबित विवेचनाओं, प्रार्थना पत्रों, जघन्य अपराधों की गहनता से समीक्षा की है। एक वर्ष से अधिक समय से लंबित विवेचनाओं पर चर्चा की गई है। पुलिसकर्मियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए। आम जनता को कोई असुविधा न हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। ये एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल की तरफ से कहा गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमपीजी कॉलेज मसूरी में चुनाव कराने को लेकर छात्र संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया है और इस दौरान जो है छात्र संगठनों ने जल्द छात्र संघ चुनाव न होने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। एमपीजी कॉलेज में बड़ी मात्रा में छात्र एकत्रित हुए और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही ने कहा कि हर साल छात्र संघ के चुनाव होते थे, लेकिन इस साल चुनाव नहीं हुए हैं, जिससे छात्रों में भारी आक्रोश है। वहीं छत्रसाल महासचिव अनिल खन्ना ने कहा कि चुनाव को लेकर छात्र संघ द्वारा सभी तैयारियां कर दी गई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं कराए। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र चुनाव नहीं कराए गए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर छात्रा सिमरन नेगी ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा 30 सितंबर तक चुनाव कराने के आदेश दिए गए थे, लेकिन सरकार द्वारा अब तक चुनाव नहीं कराए गए हैं, जिससे छात्र संगठनों में नाराजगी दिखाई दे रही है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मनाओ तो ठाठ से मनाओ। आज ही घर ले आओ हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक और दिखाओ 69 का ठाठ। हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है उत्तरकाशी से, जहां पर जो है उत्तरकाशी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में निकाला गया फ्लैग मार्च। उत्तरकाशी पुलिस की लोगों से अपील की गई है कि जनपद में बनाए रखें कानून और शांति व्यवस्था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। धारा 163 BNSS का पालन करें और साफ तौर पर भड़काऊ बयानबाजी करने से बचें। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों को जो है
न फैलाएं, न उनका प्रचार प्रसार करें। दुकानों पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पर जो है पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। उत्तरकाशी पुलिस की अपील की है लोगों से, जनपद में बनाए रखें कानून और शांति व्यवस्था। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों का प्रचार प्रसार ना करें। दुकानों पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र संघ चुनाव नहीं होने से नाराज छात्रों को राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करना और पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने का प्रयास भारी पड़ गया है। पुलिस ने 100 से 120 अज्ञात छात्रों के खिलाफ जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने, पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने का प्रयास करने और पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद अपनी जांच शुरू कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि अज्ञात छात्रों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। तो वहीं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर लगातार छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और बता दें कि इस मामले में हाई कोर्ट में डाली गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद इस वर्ष छात्र संघ चुनाव नहीं होने की तस्वीर साफ हो गई है, जिससे छात्र काफी नाराज नजर आ रहे हैं। बता दें कि छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर बीते रोज श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस में छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। कॉलेज के दोनों गेट पर ताले लगा दिए गए, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया और फिर सीढ़ियों का ताला तोड़कर पानी की टंकी पर भी छात्र चढ़ गए, जहां छात्रों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। किसी तरह पुलिस ने छात्रों को नीचे उतारा। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि मामले में पुलिस ने 100 से 120 अज्ञात छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और अब खबर रामनगर से है, जहां टांडा मल्लू में आम के पेड़ों की अवैध कटान का मामला सामने आया है। बता दें कि सूचना मिलने पर एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे और उद्यान और वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने 8 आम के पेड़ों की अवैध कटान होने की पुष्टि की। आसपास के क्षेत्र की गोपनीय जांच कर जो है कॉर्बेट प्लाईवुड फैक्ट्री चिल्किया में अवैध रूप से कटे हुए पेड़ बरामद किए गए हैं, जिसके चलते उपजिलाधिकारी रामनगर ने उद्यान विभाग को भूस्वामी पातनकर्ताओं और फैक्ट्री सहित दोषियों के खिलाफ वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वन विभाग को कॉर्बेट प्लाईवुड फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों को कॉर्बेट प्लाईवुड फैक्ट्री के सभी लकड़ी संबंधी दस्तावेज जैसे टिम्बर लॉग बुक और फॉरेस्ट एंट्री पास रिकॉर्ड की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि तहसीलदार रामनगर, उद्यान निरीक्षक और वन विभाग को संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि रामनगर क्षेत्र में विभिन्न प्लाईवुड फैक्ट्रियों को आपूर्ति की जाने वाली लकड़ी की वैधता की जांच की जा सके। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ नेताओं ने सरकार को घेरा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। प्रदेश में जमीनों को लेकर विपक्ष ने बड़ा खेल किए जाने का आरोप लगाया है। जमीनों के मामले में बीजेपी सरकार ने महापाप किए, ये करण माहारा की तरफ से कहा गया है। हरिद्वार और पौड़ी जिले का सर्वे किया गया। सर्वे में जमीनों का खेल सामने आया है। 2018 के बाद भू कानून में किए गए 11 परिवर्तन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भू कानून को लेकर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहा आंदोलन। प्रदेश में प्रचलित भू कानून के 2 धाराओं में बदलाव करने को जो है किसको पहुंचाया गया फायदा, तो ये सवाल उठ रहा है। लोगों की पुश्तैनी जमीन को सरकार कर रही निहित। यशपाल आर्य की तरफ से कहा गया है,
प्रदेश में 80% से ज्यादा जमीनें बंजर पड़ी हैं। उत्तराखंड के जल जंगल जमीन पर उत्तराखंड के जनमानस का होना चाहिए अधिकार। सरकार ने जमीनों का बड़ा घोटाला किया, जनमानस का सरकार से भरोसा उठा। सरकार इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सशक्त कानून की बात करती है, उसका असली चेहरा उजागर किया और हमारी लगातार मान रही है कि सशक्त कानून से पहले मूल निवास पर भी चर्चा होनी चाहिए। और हम लगातार कहते रहे कि राज्य निर्माण की परिकल्पना क्या थी, यहाँ पर यहाँ के जल, यहाँ की जमीन, यहाँ के जंगलों पर उत्तराखंड के जनमानस का पहला होना चाहिए। और उस निर्माण राज्य निर्माण की परिकल्पना भी है कि सैकड़ों का सोचने नहीं है। और लगातार जमीनों को औने पौने दामों पर बेचने का काम सरकारें करती रही है। और मुफ्त में भी जमीनें दी गई हैं। अभी जॉर्ज फॉरेस्ट की बात हो रही थी, ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा घोटाला है। और निश्चित रूप से जिन्हें जमीनें दी गई हैं, उन्होंने लैंड यूज जिस उद्देश्य के लिए जमीनें दी गई थी उसका दुरुपयोग किया। लैंड यूज चेंज कर दिए गए। अगर जमीनें हिस्सा सत्ता के नाम पर दी गई हो, रहा है हमारे सीमांत प्रदेश में धारचूला से अगर आप ऊपर जाते हैं गुंजी और उसके आगे की एरिया में, वहां आंदोलन के दो बिंदु हैं। एक तो टूरिज्म के साथ मिलकर जो कुमाऊं मंडल विकास निगम दिल्ली की कंपनी से सीधे हैली से लोगों को लाके, यही कंपनी है, हैली से वहां लाया जा रहा है और दर्शन करा के वापस दिल्ली पहुंचाया जा रहा है। बीच के लोग सब गायब कर दे। वहां के जो लोकल कंपनीज हैं, जो लोकल वेंडर्स हैं, उनको कहीं इन्वॉल्व नहीं किया है। हमारा धारचूला का, पिथौरागढ़ का, गुंजी का, आसपास के क्षेत्रों के लोगों का रोजगार चौपट कर दिया है। दूसरा, पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान किया। उसमें भी यही कंपनी है जिसके साथ कुमाऊं मंडल विकास निगम का टाइप है। जिन 3 पुस्तों से 4 पुस्तों से रह रहे हैं, उनको सरकार निहित कर रही है, जिससे वहां भारी आक्रोश है, जिससे कल को आने वाले समय में सामरिक दृष्टि से भी भारत को नुकसान होने की संभावना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो बंदोबस्ती होनी चाहिए, दूसरा जो बंजर जमीनें हैं उनका सदुपयोग कैसे हो, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। और जो मनोज भाई की चिंता है, जॉर्ज एवरेस्ट से लेकर दुनिया तमाम हमारी जमीनों का मुठभेड़ करना, यही यहां तक कि आपसे मैंने 2 चीजें पहले एक प्रेस में कही थी। ये सहजदारा रोड में एक मामला बीजेपी के पार्षद ने उठाया था, जिसमें 6 बीघा जमीन को लेकर उन्होंने बात की थी, जो सूचना के अधिकार पे 2 कुछ पाई गई, लगभग 3 बीघा पाई गई। लेकिन आज तक सरकार ने सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी वाला जो मामला है, उसको आज तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। आप लोगों ने छापा, आप लोगों ने लिखा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, एक देहरादून के थाने की बगल की जमीन को नगर पालिका की मदद से खुर्द किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमल, क्या कुछ जानकारी आ रही है? जिस तरीके से जो है कांग्रेस लगातार जो है सत्ता पक्ष को घेरते हुए सवाल खड़े कर रही है कि सरकार ने कहीं ना कहीं जमीन को लेकर बड़ा घोटाला किया है। हाँ, बिल्कुल कहें तो विपक्ष कहीं ना कहीं मुखर होता जा रहा है। कारण अगर हम कहें तो केदारनाथ का उपचुनाव है, और जब केदारनाथ का जब उपचुनाव है, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कहें चाहे कांग्रेस कहें, लगातार दावा कर रही हैं, और दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का ये चुनाव बन चुका है, बाबा केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव। तो इसी को लेकर अब कांग्रेस भी लगातार मुखर हो रही है। वही अगर हम बात करें तो यहाँ पर
लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं कि भू कानून बनाने को लेकर, कि बीच में भू कानून सख्त, लेकिन कुछ थोड़ा सा कुछ इसको रिवील किया गया, कुछ संशोधन किया गया था। उसमें अब सरकार का आरोप है कि जो संशोधन किया गया ये न कहीं कुछ लोगों को हितों की रक्षा करने के लिए, कुछ लोगों को लाभ में पहुंचाने के लिए किया गया, जिसको लेकर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। वहीं अभी पिछले दिनों की हम बात करें, जैसे मुख्यमंत्री सामने आए थे क्योंकि विरोध भू कानून का लगातार विरोध चल रहा था कि सख्त भू कानून बनाया जाए। उसको लेकर जब मुख्यमंत्री सामने आए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा उन्होंने नहीं कहीं तो संशोधन हुआ था तो उसकी जानकारी में है कुछ न कुछ, क्योंकि इसमें यह था कि 200 वर्ग भूमि जो है वो एक ही परिवार ले सकता है उत्तराखंड से अन्य बाहर के राज्य का, लेकिन संज्ञान में आया है कि उस का अनुपालन नहीं किया गया है और एक ही परिवार ने कहीं भूमि ले ली है। इसको लेकर उन्होंने अब आदेश दिए थे कि सभी डीएमओ को आदेश दिए गए हैं ये चीज चेक करें और जिस चीज के लिए उन्होंने भूमि ली थी अगर उस काम का उपयोग नहीं किया गया तो उनको जांच करेगी और सरकार नियत करेगी। तो ये दिया गया था और साथ ही ये भी कहा था कि अब बहुत जल्दी सरकार जो जनता की भावना और राज्य की भावना के अनुरूप और एक भू कानून मार्च में लेके आएगी जो सख्त से सख्त होगा। इसको लेकर आज कहें तो लगातार जो है कांग्रेस वो मुखर हो रही है और सरकार पे आरोप लगा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से कमल आपने जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर जो है यहाँ जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं अब जो है वार पलटवार एक दूसरे की तरफ से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है करण माहरा कह रहे हैं कि यहाँ पर उनकी नीयत जो है जमीन को निहित करने की है और तमाम तरीके के जो आरोप हैं उस पर जो है बीजेपी का क्या स्टैंड दिखाई दे रहा है इस पर? वही हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है अगर कहीं इस मामले को लेके कहीं गड़बड़ियां पाई गई हैं तो उसके लिए सरकार पूरी अलर्ट है। और स्वयं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये चीजें जांच में है और इसकी जांच चल रही है। सभी 13 जिले के डीएमओ को यहाँ पर आदेश जारी कर दिए गए हैं अभी पिछले दिनों की इस प्रकार की कहाँ गड़बड़ियां भूमि में गड़बड़ियां पाई गई हैं और कौन से जो जिस उपयोग के लिए जमीन ली गई है बाहर के अन्य प्रदेशों में ली है उसका पालन नहीं किया है तो उसके उन चीजों को देखा जाए और उनको सरकार में नियत किया जाए। जी कमल, जिस तरीके से उत्तराखंड की स्थिति पर नजर डालें, जिस तरीके से आपने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां जो है तेजी से अपने प्रचार प्रसार को जो है बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं, क्या कांग्रेस इसको जो है अपना मुख्य एजेंडा मानकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है कि क्या इस पूरे जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कितनी सच्चाई नजर आ रही है? अब मैंने कहा ना कि अब ये मामला जरूर पड़ा था और लगातार यहाँ पर आंदोलन भी चल रहे हैं, लगातार रैलियां चल रही हैं पिछले कई महीने से। अब यही देखना सरकार ने आदेश दिया है कि इस प्रकार की कहाँ गड़बड़ियां हुई हैं, वो भी देखना है कि जब ये रिपोर्ट आएगी डीएमओ की कितनी चीजें सामने आती हैं, कितना क्या होता है, उसके बाद पूरी पिक्चर क्लियर हुई। अब विपक्ष इसीलिए तो मुकर है और सरकार पे हमलावर हो रखा है। बिल्कुल, क्या ये जो विपक्ष हमलावर दिखाई दे रहा है इसका जो है इफेक्ट आने वाले उपचुनाव पर पड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा कमल? हाँ, अब मैं कह रहा हूँ ना कि अब सरकार, मैंने कहा ना उपचुनाव है, दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि केदारनाथ हम जीतने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष इस तरह की चीजें ला रहा है कि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं चुनाव पड़ा, पर यह बड़ा कहना मुश्किल होगा कि क्या स्थिति होती है। अभी प्रत्याशी भी दोनों पार्टी के नहीं हुए, जब प्रत्याशी भी जा रहे और सारी चीजें निकल के आ जाए जनता में क्या इफेक्ट है इसका भी हमें इंतजार करना होगा, देखना होगा। जो आरोप प्रत्याशी राजनीति चल रही है ये कितना जनता को प्रभावित करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए कमल आपका। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।